हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 14 ऑफ मार्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लें। अगर हम इस वीडियो में टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे दो इलेक्शन कमिश्नर, एक रिटायर हो गए और एक अभी रिजिग्नेशन दे दिया, तो वहाँ पे पोस्ट वैकेंट हो गया, तो उसका आज इलेक्शन होने वाला है कमेटी के द्वारा। तो इसलिए न्यूज में है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जानेंगे। उसके बाद गोल्डन लंगूर, अभी इस गोल्डन लंगूर का पॉपुलेशन काउंट हुआ है, तो इसके बारे में देखेंगे कि इसका कितना पॉपुलेशन है, कहाँ पे पाया जाता है। रोडावाइन बी, ये एक, इसको अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज है और इसको कर्नाटका गवर्नमेंट क्यों बैन की है। उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए, इसको अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको अप्रूवल दिया है इस एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए, तो इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सबरूम लैंड पोर्ट, ये सबरूम लैंड पोर्ट को पीएम मोदी ने अभी इनॉग्रेट किया है, तो ये देखेंगे कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको पहले मिल सके। चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो ये बताना है कि किस तरह से उनको रिमूव किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। पहला है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, बी है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सी है इन लाइक अ मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और डी ऑप्शन है इन लाइक ए मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहां पे डी, इन लाइक अ मैनर एंड ऑन द ग्राउंड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमिश्नर कैसे रिमूव होते हैं? बाय रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है ये देख लेते हैं। इसके लिए लोकसभा माने पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी में बिल पारित करना होता है, तब जाकर के जज। तो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? सबसे पहला कंडीशन होता है स्पेशल मेजोरिटी का 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। एंड सेकेंड है मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। मतलब अगर लोकसभा में है तो 543 का मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए एंड 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दोनों ही कंडीशन मीट होगा तब स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। अगर हम एक एग्जांपल ले, अगर लोकसभा में टोटल 300 मेंबर उस दिन प्रेजेंट है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जज या इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, तो इसके बावजूद भी कम से कम 273 वोट चाहिए पास करने के लिए, क्योंकि 2/3 ऑफ 300 तो 200 ही होगा, लेकिन मोर देन 50% भी चाहिए। तो 543 का मोर देन 50%, 272 एंड 273 आता है। तो ये दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, ना कि केवल एक। तो ये होता है स्पेशल मेजोरिटी, और इनको रिमूव किया जाता है दो ग्राउंड पे। पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर इनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो चुका है तो उस ग्राउंड पे इनका रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा है इनकैपेसिटी टू डू वर्क। तो ये दो ग्राउंड है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एंड उन्हीं के तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि दो, अरुण गोयल साहब और अनूप चंद्र पांडे, ये दोनों अभी इस पोस्ट पर से रिमूव हो गए हैं। ये जो अनूप चंद्र पांडे जी, इनका
टर्म खत्म हो गया है तो ये रिटायर हो गए और अरुण गोयल जी ने रिजिग्नेशन दे दिया। तो अभी ये दोनों पोस्ट इलेक्शन कमिश्नर का वैकेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्शन में 3 लोग होते हैं। पहला एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर का पोस्ट अभी वैकेंट है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आज कमेटी बैठेगी। उस कमेटी के मेंबर है प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा। तो ये अधीर रंजन चौधरी जो अभी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा में, ये तीनों आज ये इसके लिए सेलेक्ट करेंगे मेंबर और इलेक्शन कमिश्नर। तो इसलिए अभी इलेक्शन न्यूज में है और अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो ये न्यूज में ही रहेगा। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो गोल्डन लंगूर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गोल्डन लंगूर रिसेंटली इन न्यूज? पहला है आसाम इज द स्टेट विथ मोस्ट गोल्डन लंगूर, और दूसरा है गोल्डन लंगूर आर इंडेंजर्ड आईयूसीएन के स्टेटस के अनुसार एंड लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। तो ये बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन ऑफ द अबव। यहां पे सी बोथ, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अभी गोल्डन लंगूर का पॉपुलेशन काउंट किया गया है, ये 2020 से ही चल रहा था इसका काउंटिंग। तो अभी इसका डाटा सामने आया है। टोटल इंडिया में 7,396 गोल्डन लंगूर है। ये बेसिकली ज्यादातर आसाम एंड भूटान में ही है। इंडियन स्टेट आसाम और उसी से लगा हुआ देश है भूटान। तो यही 2 एरिया में ही ज्यादातर रहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए सही था। अगर हम इसके बारे में बात करें तो अभी कई टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो अभी इसी से न्यूज में आ गया है। पहला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। मानस बायोस्फीयर रिजर्व भी आसाम में है। फिर है संक्रोस रिवर टू द मानस रिवर। ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है यहीं से गुजरती है संक्रोस रिवर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आसाम में ही है। अगर हम इसका काउंटिंग देखें तो आसाम के 2 रीजन में काउंट हुआ है, एक नॉर्दर्न पार्ट में एंड एक सदर्न पार्ट में। तो नॉर्दर्न पार्ट में रीपू रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पाया गया है नॉर्दर्न पार्ट में, ये है 2847। इस रिजर्व रीपू रिजर्व फॉरेस्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ लंगूर पाए गए हैं इन नॉर्दर्न रीजन एंड सदर्न रीजन में चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सदर्न रीजन में यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लंगूर पाए गए हैं 838, और ये सारा आसाम में ही है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो रीपू रिजर्व फॉरेस्ट है ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होता है, उसमें कई एक प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं। तो ये रीपू रिजर्व फॉरेस्ट मानस बायोस्फीयर रिजर्व में ही आता है। और इसके साथ ही एक और है रायमोना नेशनल पार्क, ये भी मानस रिजर्व फॉरेस्ट में। ये सारा ये जितने भी नाम ले रहे हैं उस सब में ये गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। और दूसरा है चिरंग रिजर्व फॉरेस्ट, ये भी मानस रिजर्व फॉरेस्ट में ही का पार्ट है। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं, जिसमें नॉर्दर्न पार्ट में रीपू रिजर्व फॉरेस्ट में हाईएस्ट नंबर में पाए गए हैं और सदर्न पार्ट में चक्रशीला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा, ये सारा आसाम में ही है। अभी इसका काउंटिंग किया कौन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एंड कंजर्वेशन हिमालयाज, ये मिल करके ये इन्होंने अभी टोटल काउंट किया है गोल्डन लंगूर को। तो इनका नंबर अभी आया है 7396। और ये गोल्डन लंगूर बेसिकली इंडियन स्टेट आसाम में ही होते हैं और नेबरिंग कंट्री भूटान में। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोडामाइन बी, ये भी न्यूज में था। तो बताना है कि ये किस चीज से रिलेटेड है। एक प्रकार का केमिकल है, क्या ये मेडिसिन है, या फर्टिलाइजर है, या डी ऑप्शन है नन। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ये एक केमिकल है। कुछ दिन पहले ये न्यूज सामने आया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कॉटन कैंडी
इसका पे बैन लगा दिया था, क्योंकि ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं ना, ये इसी रोडामाइन बी का इस्तेमाल करके इसको रेड कलर लाया गया है। ये एक तरह का इन्हांस करता है विजुअल, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये खतरनाक है। में रोडामाइन बी जो है ये डेंजरस है टू हेल्थ। तो इसलिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने इसको पे बैन लगाया था। लेकिन अभी उसके बाद कुछ दिन के बाद अभी कर्नाटका की गवर्नमेंट, इन्होंने भी बैन लगा दिया, और इवन इन्होंने पाया कि कुछ जो मंचूरियन जो होती है रेस्टोरेंट में जो सर्व किए जाते हैं खाने, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए इनहांस विजुअल, देखने में अच्छा लगे उसके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये रोडामाइन बी है, बेसिकली एक प्रकार का डाई है, जिससे कपड़े को डाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेदर डाई करने में इस्तेमाल किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। तो अभी इस पे कर्नाटका के गवर्नमेंट ने भी सारे रेस्टोरेंट को हिदायत दी है कि इसका इस्तेमाल न करें, और कॉटन कैंडी का सेल पे बैन लगा दिया है। तो इसलिए ये अभी न्यूज में है। और कर्नाटका के गवर्नमेंट ने एक और केमिकल पे बैन लगाया है, वो है कार्मोइसिन। ये भी कलर इन्हांसर ही है। तो ये 2 केमिकल पे बैन लगा है। इससे प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली अभी कोई स्टडी ऐसा सामने नहीं आया है जो सपोर्ट कर सके कि आर्टिफिशियल कलर जो रोडामाइन बी है, वो और कैंसर का कोई कोरिलेशन है। लेकिन अगर आप ब रेगुलर वे पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है, और ये हर लोगों पे डिफरेंटली रिएक्ट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन हिज और हर ह्यूमिनिटी। उनके ह्यूमिनिटी पे डिपेंड करता है, और वो डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए इस पे बैन, ये बेसिकली करता क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देता है बॉडी में। जो आर्थराइटिस के पेशेंट हो उनके लिए और भी खतरनाक हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रोडामाइन भी एक प्रकार का केमिकल है, ये एक नेचुरल डाई है जो अभी इसका यूज हो रहा था, तो इस पे बैन लगा दिया है। आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एमसीए, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। Recently, Cabinet Committee on Security approved fund for the development of AMCA. Which of the following statement is or are correct? It is India's fifth generation multi-role fighter jet. और दूसरा है इट्स इंजन विल बी फुल्ली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी, सॉरी सी नहीं, ए, ओनली वन। ये ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फुली डेवलप डीआरडीओ के द्वारा नहीं किया जाएगा। अभी अभी MK1 मार्क 1 जो AMCA बनेगी, ये हम अमेरिकन इंजन इस्तेमाल करेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक जो वहाँ की कंपनी है वो इंजन प्रोवाइड करेगी मार्क 1 के लिए। लेकिन जो मार्क 2 बनेगा उसमें डीआरडीओ खुद बनाएगी विथ कोलैबोरेशन विथ फॉरेन कंट्रीज। फ्रांस का सैफरन ग्रुप है, उसके साथ बात चल रही है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंजन। तो ये फुली डेवलप्ड डीआरडीओ के द्वारा नहीं किया जाएगा, ये से मार्क 2 भी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ किया जाएगा। और मार्क 1 के लिए तो हम पूरी तरह से विदेशी अमेरिकन कंपनी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है, लेकिन इसका इंजन फुली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ नहीं है। अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फंड अप्रूव किया है फॉर 5 प्रोटोटाइप। 5 प्रोटोटाइप बनाने के लिए अभी कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी ने फंड अप्रूव्ड कर दिया है। ये फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। अभी तक अगर हम वर्ल्ड में देखें तो केवल 3 ही देश हैं जिनके पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, यूएस, चाइना एंड रसिया। तो ये 3 देश के पास है, भारत चौथा बन जाएगा। अगर हम तेजस की बात करें जो इंडिया का है वो 4.5 जनरेशन है, उसी तरह फ्रांस का राफेल भी है, वो भी 4.5 प्लस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो अभी तक फिफ्थ जनरेशन ऑपरेट करने वाले 3 ही देश हैं, यूएस, चाइना एंड रसिया। अगर हम एएमसीए के फीचर्स की बात करें तो ये स्टेल्थ फीचर होगा, इनेमी के रडार पर जनरली डिटेक्ट ये नहीं होगा, तो इसका स्टेल्थ फीचर है। फ्यूल भी देखें तो ये 6.5 टन कैपेसिटी के फ्यूल ये कैरी करेगा, और वो भी इंटरनल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये और स्टेल्थ इसको और बनाएगी, रडार क्रॉस सेक्शन को कम करेगी। अगर इंजन की बात करें तो मार्क 1 के लिए जी इलेक्ट्रिक 414 इंजन के लिए डील हुआ है, और उसके बाद मार्क 2 के लिए डीआरडीओ का
जो टरबाइन लेबोरेटरी है वो इंजन बनाएगी विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। तो ये इम्पोर्टेंट था, अभी एएमसीए इसके लिए कैबिनेट कमेटी एंड सिक्योरिटी ने फंड एलोकेट किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबरूम लैंड पोर्ट, ये अभी पीएम मोदी ने ये इस लैंड पोर्ट को इनॉग्रेट किया है, तो बताना है कि किस राज्य में इनॉग्रेट हुआ है, त्रिपुरा, असम, नागालैंड या मणिपुर। त्रिपुरा। सबरूम लैंड पोर्ट का अभी जो इनॉग्रेशन है ये त्रिपुरा में। लैंड पोर्ट होता क्या है? लैंड पोर्ट एक चेक पॉइंट है। दो देश के बीच में जब ट्रेड होता है तो वहां पे चेक पॉइंट बनाए जाते हैं ताकि वो उसका जांच पड़ताल हो सके। तो ये अभी त्रिपुरा में इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे इस लैंड पोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है, सबरूम लैंड पोर्ट। ये देखिए, यहाँ पे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर क्रिएट करती है फेनी रिवर, उसी पे मैत्री ब्रिज बनाया गया था। तो मैत्री ब्रिज बनाया गया था, तो अब इस ब्रिज से गुड्स इस देश से एक देश से दूसरे देश या पीपल आएंगे, तो उसके जांच के लिए यहाँ पे अभी लैंड पोर्ट बनाया गया है, सबरूम लैंड पोर्ट। ये देख सकिए, देखिए लैंड पोर्ट क्या होता है? इंटरनेशनल बॉर्डर विथ फैसिलिटीज फॉर कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स। इंडिया में अभी टोटल 11 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट हैं। तो ये अभी फेनी रिवर पे मैत्री ब्रिज के पास इसको बनाया गया है, सबरूम लैंड पोर्ट को। अगर हम लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में आती है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010। ये इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट बनाती है और उसको रेगुलेट करती है, जिसे मूवमेंट ऑफ कार्गो पे नजर रखा जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए टोटल 11 जो अभी तक लैंड पोर्ट ऑपरेशनल है उसका ये लिस्ट है, तो देख लीजिए। आज का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ये बताना है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ए है भीम सिंह जी केस, इंदिरा शवाहनी केस, सी है मिनर्वा मिल केस, एंड बी है किहोत होल्लोहो केस। तो ये बताना है इन चारों में कौन सा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जो हार्मनी है, बैलेंस है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ऑप्शन सी मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस जो 1980 में ये केस न्यूज में था, तो उसी में बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू एंड बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी तो बेसिक स्ट्रक्चर है ही, लेकिन इसमें बोला गया था कि इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनता है वो भी डीपीएसपी है। तो ऐसा कोई कानून न बना दिया जाए कि ये दोनों के बीच का बैलेंस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो ये मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। वहीं डीपीएसपी पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। सबसे पहले हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करें किए कि उनका रिमूवल कैसे होता है। तो उनका रिमूवल जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार होता है बाय पासिंग रिजोल्यूशन इन पार्लियामेंट विथ स्पेशल मेजोरिटी। फिर अभी जो दो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अभी एक रिजाइन कर दिए हैं और एक रिटायर हो गए, तो ये वैकेंसी हो गया है यहाँ पे पोस्ट पे। तो जो कमेटी है आज सेलेक्ट करने वाली है 2 इलेक्शन कमिश्नर, तो इसलिए ये न्यूज में था। उसके बाद गोल्डन लंगूर जिसका अभी काउंटिंग हुआ है, पॉपुलेशन सामने आया है 7396, तो इसके बारे में हम लोग देखा कि ये आसाम एंड भूटान के रीजन में ज़्यादातर होते हैं। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व और भी इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में जाना। रोडामिन बी एक प्रकार के केमिकल है जो एक डाई है, नेचुरल डाई है। उसको अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बैन किया था कॉटन कैंडी का, जो कि ये रोडामाइन बी का इस्तेमाल कर रहे थे एज ए विजुअल अच्छा दिखने के लिए।
और दूसरा अभी कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी बैन किया है। उसके बाद हम लोग ने एएमसीए जो कि एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसके लिए कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने जो फंड एलोकेट किया है फॉर मेकिंग 5 प्रोटोटाइप, तो उसके बारे में जाना। उसके बाद सबरूम लैंडपोर्ट जो त्रिपुरा में अभी पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है ऑन मैत्री ब्रिज, जो कि फेनी नदी पे बनी थी, तो उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट को बनाती है और उसको मेंटेन करती है। उसके बाद अभी तक देश में टोटल 11 लैंड पोर्ट हैं जो ऑपरेशनल है, तो उसके बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल केस में बोली थी, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।